नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। जहाँ पिछली 2-3 कक्षाओं में हमने भारत की आर्थिक नीतियों का अध्ययन किया कि ब्रिटिश समय में किस प्रकार की आर्थिक नीतियां अपनाई गईं, ब्रिटिशर्स ने किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज को अडेप्ट किया टुवर्ड्स द इंडियन। अब आज की क्लास में हमें प्रशासनिक नीतियों की बात करनी है, हमें चर्चा करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की कि कैसे ब्रिटिश काल में सिविल सेवाओं का विकास हुआ, पुलिस व्यवस्था का कैसे विकास हुआ, न्याय व्यवस्था अर्थात जुडिशियल सर्विसेज कैसे डेवलप हुई, सैन्य व्यवस्था का क्या हाल रहा और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन किस तरीके से आगे बढ़ा, लोकल गवर्नेंस किस तरीके से आगे बढ़ा। अब अभी 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हमें पूरी तरीके से ना अपना पीपीटी के माध्यम से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जिसमें फैक्ट्स फैक्ट्स और बहुत सारे फैक्ट है और टेबल कंटेंट है। 1857 की क्रांति से जरूर हम एक अलग तरीके की अप्रोच अडॉप्ट करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो बहुत अच्छे से टॉपिक को समझिएगा, बढ़िया तरीके से चीजों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। फैक्चुअल डेटा है, सवाल पहले भी आते रहे हैं, आगे भी सवाल बनने की संभावना है, तो कोशिश करेंगे कि ओवरऑल सभी फैक्ट्स को अच्छे से कवर किया जा सके। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ब्रिटिश काल में सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। देखो, सिविल सर्विस को भारत का स्टील फ्रेम कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री हुए, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था कि ये भारत के पूरे डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और आप सभी में से अधिकांश लोग हम सिविल सर्वेंट बनने की ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम सभी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीएससी में हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इवन एसएससी की तैयारी कर रहे हो। अल्टीमेटली हमें नागरिकों की ही सेवा करनी है, बस अलग अलग पदों पर आसीन रह के। और कोई भी सरकारी नौकरी जहां नागरिक सेवा होती है, जहां सिविल सर्विसेज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके अपने बहुत बड़े मायने होते हैं। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज की शुरुआत, आधुनिक सिविल सेवा की जो शुरुआत हुई है वो ब्रिटिश काल से ही मानी जाती है। जो मॉडर्न सिविल सर्विसेज की शुरुआत है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत में अधिकारी नहीं होते थे, जहां जहां प्रशासन हुआ है वहां वहां अधिकारी हुए हैं, पर जिस रूप में आज हम सिविल सेवा को जानते हैं, इट स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। और यह बिल्कुल सीधा सवाल पूछा जाता है कि किस गवर्नर को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, किस गवर्नर को इंडिया में मॉडर्न सिविल सर्विस का फादर माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सर उसने क्या किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 काम किए। पहला, उसने सिविल सेवा का यूरोपीयकरण किया। अब इसका 2 मतलब है इसके। पहली बात तो उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि किन आधारों पर सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो होता नहीं था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, वो जिनको भी बोल देते थे उन्हें सिविल सर्वेंट नियुक्त कर दिया जाता था, पर कुछ पैमाने उसने बनाए। दूसरा, उसने आधुनिक ढांचे का इस्तेमाल किया जो ब्रिटेन में इस्तेमाल हो रहा था। उसने मॉडर्न डे प्रैक्टिसेस को शुरू किया। उसने एक कोड बनाया था जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है या कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है। यह सवाल पूछा गया कि कॉर्नवालिस संहिता कब लाई गई थी, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सिविल सेवा का सुधार करने के लिए न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सिविल सेवा की व्यवस्था और भू राजस्व की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कॉर्नवालिस कोड बनाया था। और इस कॉर्नवालिस कोड के तहत उसने राजस्व और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया। राजस्व और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया। कलेक्टर जैसी कुछ पोस्ट बनाई गई, उनको कुछ अधिकार दिए गए, राजस्व और न्यायिक अधिकारों का पृथक्करण किया गया। दूसरा, उसने सिविल सेवा का यूरोपीयकरण किया था। इसका अर्थ क्या होता है सर? सिविल सेवा के यूरोपीयकरण का मतलब होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह मानना था
कि भारतीय अभी इतने योग्य नहीं है कि उन्हें प्रशासन में उच्च पद दिए जाएं। इसलिए सारे के सारे उच्च पद, सारी की सारी जो हायर पोस्ट थी, वो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व कर दी गई, वो ब्रितानी लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, ये हमने पहले भी पढ़ा था। जब हमने सहायक संधि व्यवस्था की बात की थी तब हमने लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ा था, और लॉर्ड वेलेस्ली ने यह देखा कि ब्रिटेन से कुछ लोग नवाबों की तरह कलेक्टर बन के आ जाते हैं, और भारत आने के बाद उन्हें भारतीय परिस्थिति, भारतीय भाषा, भारतीय धर्म और भारतीय कानूनों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिटेन से इंडिया आते हैं उन्हें इंडियन कंडीशंस, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन रिलीजन, इन सब के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक प्रस्ताव रखा और उसने कलकत्ता में एक कॉलेज बनाया, फोर्ट विलियम कॉलेज। 1800 में कोलकाता में उसने एक कॉलेज बनाया, फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसका उद्देश्य था कि सिविल सेवकों को, जो भी व्यक्ति यहाँ बड़े पद पर नियुक्त होने के लिए आ रहा है, उसकी ट्रेनिंग कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कराई जाए। तो ये सवाल पूछा जाता है कि किसके द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। जॉब चेरनॉक के द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। विलियम वहां के राजा का नाम था प्यारे दोस्तों। लेकिन यह कॉलेज बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका क्योंकि ब्रिटेन के जो अधिकारी भारत आते थे ट्रेनिंग के लिए, उन्हें भारतीय परिस्थितियां रास नहीं आई। तो इस कॉलेज को 1854 में बंद कर दिया गया और इसकी जगह एक और कॉलेज खोला गया, हैलीबरी या इंडिया कॉलेज। 1806 में लंदन में हैलीबरी या इंडिया कॉलेज खोला गया और यहाँ पर 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था। आज भी भारत में सिविल सेवकों को 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, वो अवधारणा यहाँ से ली गई है। तो देखिए अब सवाल क्या पूछता है, उस कॉलेज का नाम बताइए जो इंग्लैंड में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए खोला गया था। तो देखो, भारत में खोला गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। कब खोला गया? 1800 में। कहां खोला गया? कोलकाता। किसने खोला? लॉर्ड वेलेस्ली। और इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण देने के लिए हैलीबरी या ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया। हैलीबरी या ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, हालांकि बाद में इसे भी बंद कर दिया गया। तो अब धीरे धीरे सिविल सेवा आगे बढ़ रही है, लेकिन एक बात नोट कीजिए कि उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। भारतीयों को सिर्फ निम्न पद दिए जाते थे। क्लर्क या उससे भी नीचे की जो पोस्ट होती थी वो इंडियंस को ऑफर की जाती थी, क्योंकि अंग्रेजों का मानना यही था कि भारतीय असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, इन्हें इतने बड़े पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1833 में पहली बार ये कहा गया कि भारतीयों को भी सिविल सेवा में जगह दी जानी चाहिए। 1833 का अधिनियम आता है और 1833 के एक्ट में धारा 87 सेक्शन 87 ऑफ 1833 एक्ट ये कहता है कि भारतीय सिविल सेवा में नियुक्ति बिना किसी भेदभाव के प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, लेकिन इसको लागू करने में 20 साल लग जाएंगे। तो सवाल पूछा जाएगा, किस अधिनियम में पहली बार यह कहा गया कि सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से लोगों को चुना जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पर लोगों को सिलेक्ट किया जाना चाहिए? जवाब होगा 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जी हाँ दोस्तों, ये वही अधिनियम था जिस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह खत्म कर दिए गए। चाय, चीन, अफीम, इन पर जो इनका व्यापारिक एकाधिकार था वो भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और 1833 के अधिनियम ने पूर्ण मुक्त व्यापार नीति बनाई कि ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी भारत में आकर के व्यापार
कर सकती है। तो याद रखेंगे कि 1833 के अधिनियम की धारा 87 में कहा गया था कि बिना किसी भेदभाव के सभी को भारतीय सिविल सेवा देने का मौका मिलना चाहिए और इनकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होना चाहिए। इससे पहले तो जिसका मन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने जिसको बोल दिया कि चलो तुम बन जाओ अधिकारी, तो वो अधिकारी बन जा रहे थे। ठीक है, अब आगे क्या विकास होता है। 1855 में इंग्लैंड में पहली बार इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को ऑर्गेनाइज किया गया। तो 1833 के अधिनियम में प्रोविजन किया गया था। एग्जाम कब लिया गया? 1855 में। 1855 में पहला एग्जाम लिया गया। तो यह सवाल पूछा जाता है कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन पहली बार कब और कहां किया गया? तो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पहली बार लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था 1855 में। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा को पहली बार लंदन में आयोजित किया गया था 1855 में, 1855 में। ठीक है, फिर 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS की परीक्षा को सफल करने वाले पहले भारतीय बने और 64 में इन्होंने ज्वाइन किया था। 63 में ये एग्जाम निकालते हैं और 64 में इन्होंने ICS को ज्वाइन कर लिया था। तो ये सवाल पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय जिसने ICS की परीक्षा या इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम को क्वालिफाई किया था, उसका नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये सारी बातें अभी हम रिकॉल करेंगे, तो परेशान मत होना। अगला, 1886 में चार्ल्स एचिसन आयोग बनाया गया लॉर्ड डफरिन के द्वारा। लॉर्ड डफरिन सुधार करना चाहते थे भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आने लगी थी। जब सिविल सेवा में अधिकतम आयु को लेकर के बहुत सारे बदलाव किए गए, मल्टीपल चेंजेस किए गए। एग्जाम्पल के लिए 1853 में जब सिविल सेवा की परीक्षा शुरू की गई, तब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। उस समय 23 अधिकतम सीमा थी, मतलब 23 के बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते। 1866 में इसे 21 कर दिया गया और 1878 में लॉर्ड लिटन ने इसे 19 वर्ष कर दिया। और दोस्तों, ये सवाल पूछा जाता है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सिविल सेवा की अधिकतम आयु सीमा को घटाकर के 19 वर्ष कर दिया था, 19 ईयर कर दिया था। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सिविल सेवा की आयु सीमा को घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। जवाब होगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने आयु सीमा को घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। तो अब बहुत सारे रिफॉर्म होना बाकी थे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा एक संगठन बनाया जाएगा, इंडियन एसोसिएशन, और ये बहुत बड़ा आंदोलन भारत में चलाएगी सिविल सेवा में सुधार करने के लिए, सिविल सर्विस में रिफॉर्म करने के लिए। तो सरकार पर दबाव आ गया, गवर्नमेंट पर प्रेशर आ गया। तो इसी दबाव में लॉर्ड डफरिन ने चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में सिविल सेवा सुधार आयोग बनाया, सिविल सर्विस रिफॉर्म कमीशन बनाया। इस कमीशन ने सबसे पहला काम किया कि 2 तरह के ग्रुप होते थे, एक कॉन्ट्रैक्चुअल, एक नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉवेनेंटेड और नॉन कॉवेनेंटेड, अनुबद्ध और अअनुबद्ध, इनको खत्म कर दिया और सिविल सेवाओं को 3 भागों में बांटा। सिविल सर्विसेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया। इंपीरियल सिविल सर्विस, स्थायी, दूसरा प्रांतीय सिविल सेवाएं, प्रोविंशियल, और अधीनस्थ अर्थात सब ऑर्डिनेट। इन 3 भागों में सिविल सेवाओं को बांटा, इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सब ऑर्डिनेट। इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सिविल सेवा। अगला रिफॉर्म इसने यह किया कि न्यूनतम आयु 19 और अधिकतम आयु दोबारा से 23 वर्ष कर दी गई। मैक्सिमम एज लिमिट दोबारा से 23 ईयर्स कर दी गई। तो सवाल पूछा जाएगा, एचिसन आयोग का संबंध किस चीज से था? क्या जवाब दोगे? सिविल सेवा में सुधार से। एचिसन आयोग का निर्माण किसने किया था? लॉर्ड डफरिन ने। एचिसन आयोग का निर्माण किसने किया था? लॉर्ड डफरिन ने। एचिसन आयोग किससे जुड़ा हुआ था? सिविल सेवा में सुधार करने से जुड़ा हुआ था।
ठीक है। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सिविल सेवा की आयु घटा करके अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी थी, 19 ईयर कर दी थी। क्या जवाब दोगे कि सर लॉर्ड लिटन ने अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी थी, 19 ईयर कर दी थी। तो यहां से क्या क्या सवाल बनेंगे, आइए एक बार बना लेते हैं क्वेश्चन। पहला सवाल आपसे पूछेगा कि भारत में किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस संहिता कब लाई गई, 1793 में कॉर्नवालिस संहिता आई। इसने राजस्व और न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन को अलग अलग कर दिया। किसने भारतीय सिविल सेवा का यूरोपीयकरण किया था, मतलब भारतीयों को बड़े पद नहीं देने की नीति बनाई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कहां पर कॉलेज खोला गया, तो 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया कलकत्ता में। इंग्लैंड में उस कॉलेज का नाम क्या था जहां भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, हैलीबरी कॉलेज। पहली बार किस अधिनियम में प्रतियोगी परीक्षा की बात की गई, 1833 के अधिनियम में। भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा का पहली बार आयोजन कब किया गया, तो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था 1855 में। कहां पर, लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला सवाल, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पहला भारतीय बना जिसने सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया। तो 1863 में सुरेंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिन्होंने सिविल सेवा के एग्जाम को क्रैक किया। अगले साल ये ज्वाइन करते हैं। फिर उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सिविल सेवा की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी थी, 19 ईयर, लॉर्ड लिटन। किसके द्वारा एचिसन आयोग बनाया गया, लॉर्ड डफरिन ने एचिसन आयोग बनाया था ताकि सिविल सेवा में सुधार कर सके। उसने क्या किया, सिविल सेवाओं को कॉवेनेंटेड नॉन कॉवेनेंटेड का जो पुराना डिवीजन था उसको खत्म कर दिया और इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट, शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ, इन 3 भागों में सिविल सेवाओं को बांट दिया। इतने सवाल बन सकते हैं, याद रखना, पूरा फैक्चुअल डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आज से एक छोटा सा चेंज किया अप्रोच में। इंस्टेड कि हम बहुत सारे लेक्चर दें, हम 2-3 लेक्चर को मर्ज करेंगे एक साथ ताकि एक लेक्चर में एक ही टॉपिक पूरा आ जाए। जैसे अभी ये वाला टॉपिक 2 लेक्चर में जाना था तो हमने 2 की जगह 1 लेक्चर बना दिया कि यार एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इसी तरीके से पीजन मूवमेंट है तो वो भी 2 में जाना था, उसको 1 में कर दिया। ट्राइबल 2 में जाएगा, वो 1 में कर दिया। तो टॉपिक एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वीडियोस कम आपको मिलेंगे तो उससे आप परेशान मत होना, बट कवर उतनी ही तेजी से आपका सिलेबस होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वीडियोस हो सकता है कम आपको लगे बट सिलेबस उसी तेजी से कवर होगा, ठीक। अब देखिए यहां पर एक बहुत बढ़िया सा इमेज है कि पहला सिविल सर्विस एग्जाम हो रहा है इलाहाबाद में, भारत में। तो भारत में इलाहाबाद में 1922 में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा। तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि पहली सिविल सेवा की परीक्षा लंदन में आयोजित की गई, बिल्कुल सही है। बाद में भारत में भी इस परीक्षा को आयोजित किया गया, पर भारत में लागू किया गया 1922 में। और 1922 में इंडिया में इलाहाबाद में पहला सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। पर यह जर्नी कैसे आगे बढ़ी, आइए इसको समझते हैं। तो 1912 में 1912 में इस्लिंगटन आयोग बनाया हार्डिंग सेकंड ने। अब आप जाकर के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो एक तरफ वो आयोगों के नाम लिखता है और दूसरी तरफ वो आपसे पूछता है कि कौन सा आयोग किस चीज से जुड़ा हुआ है। इसलिए आयोग पता होना चाहिए, बस ये याद होना चाहिए कि कौन सा आयोग किस से जुड़ा हुआ था। तो अभी हमने चार्ल्स एचिसन आयोग पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं इस्लिंगटन आयोग। ये दोनों ही सिविल सेवाओं से जुड़े हुए थे, ये दोनों ही सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए थे। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब इस्लिंगटन आयोग ने सिफारिश की कि भारत में ही परीक्षा का आयोजन हो, क्योंकि बहुत सारे भारतीय लगातार ये कंप्लेन कर रहे थे। और अब चूंकि कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी, कांग्रेस भी बार बार इसी बात को उठा रही थी कि संभव नहीं होता और बहुत सारे भारतीय जो योग्य होते हैं वो परीक्षा भी नहीं दे पाते क्योंकि परीक्षा लंदन में होती है।
आज के ज़माने में सोचिए, आप 2 मिनट सोच के देखिए कि आज हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि 2 मिनट के लिए कोई आपसे कह दे कि आपका सेंटर तमिलनाडु में है, जो उत्तर भारत का है। कोई दक्षिण भारत वाले से कह दे कि यार आपका सेंटर तो ना हिमाचल में है। मुश्किल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? संसाधन कहाँ से लाएँगे, है ना? बहुत मुश्किल वाला काम है और बहुत से लोग इस वजह से पेपर भी नहीं दे पाते क्योंकि वो इतना कॉस्ट ही बेयर नहीं कर सकते कि इतनी लंबी ट्रैवल उनको करनी पड़ेगी। तो उस समय तो और भी यह संभव नहीं था। तो इस्लिंगटन आयोग ने यही कहा कि भारत में ही परीक्षा का आयोजन होना चाहिए, इंडिया में ही एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए और इस बात को माना गया और अंततः 1919 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1922 में 1922 में भारत में पहली बार लोक सेवा परीक्षा का आयोजन कराया गया इलाहाबाद में और उस समय गवर्नर जनरल था चैम्सफोर्ड। तो अब सवाल पूछेगा कि भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब हुआ? 1922। कहां हुआ? इलाहाबाद। कब हुआ? 1922। कहां हुआ? इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। अब जब परीक्षाओं का आयोजन होने लगा तो एक आयोग भी चाहिए था जो इन परीक्षाओं का आयोजन कराए, जो सिविल सेवकों के लिए नियम बनाए। तो अब फिर एक कमेटी बनाई गई और उसका नाम था सर विलियम ली आयोग। ये लॉर्ड रीडिंग के समय बनाई गई थी। लॉर्ड रीडिंग गवर्नर जनरल था। लॉर्ड रीडिंग ने एक और आयोग बनाया और आयोग का नाम था विलियम ली आयोग। इस आयोग को 1924 में बनाया गया क्योंकि परीक्षा अब भारत में होने लगी थी, तो यह जरूरी था कि भारत में एक आयोग हो जो इन परीक्षाओं का विनियमन करे। तो इसमें फिर एक बात कही गई कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाना चाहिए। तो साथियों, 1919 के अधिनियम के आधार पर 1926 में 1926 में लोक सेवा आयोग बनाया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। तो आज जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी स्थापना वास्तव में 1926 में 1926 में हुई लोक सेवा आयोग। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? सवाल यहां घुमा के पूछता है। एक तो सीधा सवाल पूछेगा लोक सेवा आयोग कब बना? फेडरल सर्विस कमीशन, इंपीरियल सर्विस कमीशन। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई, पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बना। दूसरा सवाल, किस आयोग की सिफारिश पर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया? तो ली आयोग, ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। तीसरा, किस अधिनियम के आधार पर भारत में लोक सेवा आयोग बनाया गया? तो भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बेसिस पर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। अब एक और समस्या जाने लगी। अब धीरे धीरे भारत में प्रांतों का विस्तार हो रहा था। प्रोविंस इंडिया में बहुत सारे बढ़ चुके थे, तो प्रांतों में एक अलग तरह की सिविल सेवा की जरूरत थी। जैसे प्रांतों में डीएसपी चाहिए था, तहसीलदार चाहिए था, ऐसे और भी पद चाहिए थे। आयोग एक ही था तो इस पर दबाव बहुत ज्यादा था, इस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। तब भारत शासन अधिनियम 1935 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उस समय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाता था, और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस बनाई गई। तो आज जो स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं, आज जो भी स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं प्यारे दोस्तों, तो वो इसी अधिनियम के आधार पर, क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा राज्यों में लोक सेवा आयोग बनाए गए। यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश, बिहार, ऐसे हर जगह पर अपने अपने लोक सेवा आयोग हैं, हर जगह पर अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन हैं।
तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। तो यहां से पहला सवाल पूछेगा कि पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब हुआ? 1922। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। किस आयोग की सिफारिश पर? इस्लिंगटन आयोग की सिफारिश पर। लोक सेवा आयोग कब बनाया गया? 1926 में, 1926 में। किस आयोग की सिफारिश पर बनाया गया? तो ये विलियम ली आयोग की सिफारिश पर बनाया गया। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय और संघ लोक सेवा आयोगों का निर्माण किया गया? तो प्रोविंशियल और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1935 के अधिनियम के द्वारा बनाए गए, 1935 के एक्ट के द्वारा बनाए गए। तो ये है भारत में सिविल सेवा का निर्माण। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। याद रखिएगा, बहुत आसान भाषा में एक सिंपल सी स्लाइड के माध्यम से आपको सारी बातें हमने समझा दी हैं, सारी बातों को एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार ध्यान से आप इन्हें देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए, तो ये तो हो गया सिविल सेवा का प्रशासन। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और अब हम बात करेंगे पुलिस प्रशासन के बारे में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो पुलिस प्रशासन का इतिहास बहुत बड़ा नहीं है, बेसिक है। देखिए, भारत में जो पुलिस व्यवस्था है उसका जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जो कॉर्नवालिस कोड बनाया था वो पुलिस, न्याय, राजस्व और सिविल सेवा से जुड़ा हुआ था। वो पुलिस, जस्टिस, सिविल सर्विसेज और रेवेन्यू से जुड़ा हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग जब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि भारत में पहले से जो कोतवाल और जमींदारों की प्रथाएं चली आ रही थी उसी को अडॉप्ट कर लिया। उसने कोई भी चेंजेस नहीं किए। जमींदार ही कानून व्यवस्था देखा करते थे, जमींदार ही लॉ एंड ऑर्डर देखा करते थे मुगल काल में भी, तो उसी व्यवस्था को उसने कंटिन्यू किया। इसमें कोई भी बहुत बड़े बदलाव नहीं किए। लेकिन जब कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो उसने एक नियमित पुलिस व्यवस्था का गठन किया। उसने एक सिस्टमैटिक पुलिस सिस्टम बनाया और उसने थानों की स्थापना की, अलग अलग थाना बनाए और थाना के दरोगा के अंतर्गत उसने एक एक थानों का निर्माण किया, जहां से फॉर्मल पुलिसिंग की शुरुआत हुई, जहां से औपचारिक पुलिस व्यवस्था की शुरुआत हुई। और 1793 में जब उसने कॉर्नवालिस कोड को लागू किया तो जमींदारों के पुलिस अधिकार पूरी तरीके से खत्म कर दिए और जो दरोगा नाम की पोस्ट उसने बनाई उनको पुलिस अधिकार दे दिए। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, इंडिया में मॉडर्न पुलिसिंग का फादर किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। इसके बाद 1861 में 1861 में उसने पुलिस अधिनियम का निर्माण किया। उसने पुलिस एक्ट, उसने नहीं मतलब आगे के गवर्नर जनरल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत के पुलिस प्रशासन में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, 1861 का पुलिस अधिनियम और 1902 में बना हुआ फ्रेजर आयोग या भारतीय पुलिस आयोग, क्योंकि ये दो भारतीय पुलिस व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने, यही दो इंडियन पुलिसिंग सिस्टम का बैकबोन बने। 1861 के पुलिस अधिनियम में 1861 के पुलिस एक्ट में नागरिक पुलिस मतलब सिविल पुलिस बनाने की बात कही गई। प्रांत में निरीक्षक जनरल बनाया गया, रेंज में उप निरीक्षक जनरल बनाया गया और जिलों में पुलिस अधीक्षक की स्थापना की गई। इस तरह की 3 पोस्ट बनाई गई। फिर पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन, पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने फ्रेजर आयोग का गठन किया। फ्रेजर आयोग को भारतीय पुलिस आयोग भी कहा जाता है, इंडियन पुलिस कमीशन भी कहा जाता है। और इसने CID अर्थात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बनाने की बात कही। गांव में चौकीदार प्रणाली को, वॉचमैन सिस्टम जो विलेज में होता था, उसे बेहतर किया और एक स्पेशल विंग या खुफिया विभाग बनाने की बात भी इसने कही थी। एग्जाम में 2 सवाल पूछे जाते हैं कि भारत
में भारत पुलिस अधिनियम पहली बार कब आया? इंडियन पुलिस एक्ट कब लाया गया? 1861 1861। फ्रेजर आयोग का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा 1902 में लॉर्ड कर्जन ने फ्रेजर आयोग बनाया था, जिससे पुलिस व्यवस्था का सुधार किया जा सके, पुलिस सिस्टम का रिफॉर्म किया जा सके। इसके अलावा यहां से और कोई सवाल नहीं बनता है, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। एक बार ये अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम चर्चा करेंगे न्याय प्रशासन के बारे में, कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, न्याय व्यवस्था कैसी थी। अब हम इस बारे में बात करेंगे। देखो, न्याय प्रशासन को हम वॉरेन हेस्टिंग के सुधार, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार, विलियम बेंटिक के सुधार और क्राउन, अर्थात जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरी शक्तियां ले ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी पावर अडॉप्ट कर ली, तो उसके बाद न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए, ये हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वॉरेन हेस्टिंग के समय क्या हुआ। देखो, वॉरेन हेस्टिंग के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, जो ब्रिटिश संसद का पहला अधिनियम था, जिसने भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए बनाया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला एक्ट था जो इंडियन टेरिटरी के लिए बनाया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस अधिनियम में कहा गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए। तो इस अधिनियम के आधार पर 1774 में, अगले साल 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। लेकिन यह कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों के ही मामले सुन सकता था, हर जगह के मामले ये नहीं सुन सकता था। इस कोर्ट में सबसे पहले एलिजा एम्पे को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया, चीफ जस्टिस बनाया गया, और एलिजा एम्पे की सहायता करने के लिए चैम्बर, लिमिंस्टर और हाइड को सहायक जज बनाया गया। बहुत बार यह सवाल पूछा जा चुका है कि 1774 में कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट बना, 1774 में कोलकाता में जब सुप्रीम कोर्ट बना, तो उसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया या पहला प्रधान जज किसे बनाया गया? तो सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बना, उसका पहला चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे को बनाया गया, जो बहुत अच्छा दोस्त था वॉरेन हेस्टिंग का। अभी इस कहानी को भी डिस्कस करेंगे। और सहायता करने के लिए चैम्बर, लिमिंस्टर और हाइड, सहायता करने के लिए चैम्बर, लिमिंस्टर और हाइड, ये 3 जज और बनाए गए, ये 3 जज और अपॉइंट किए गए। अब एक बहुत बड़ा मुकदमा आता है, और ये था बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार का मुकदमा। एक्चुअली जो नंद कुमार हैं, ये ब्रिटिश सेवा में भी शामिल थे, पदों पर कार्यशील थे। तो नंद कुमार पर आरोप लगाए गए भ्रष्टाचार के। नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग पर आरोप लगाए। वॉरेन हेस्टिंग इन आरोपों से बचना चाहता था, तो उसने एलिजा एम्पे को कहा कि तुम इसे फांसी की सजा दे दो। तो एलिजा एम्पे ने नंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई, और ये ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में पहली न्यायिक फांसी थी। इट वॉज फर्स्ट जुडिशियल हैंग अंटिल डेथ बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इससे पहले भारतीयों को नहीं मारा था, बहुत सारे युद्धों में वो भारतीयों को मार चुके थे, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट के द्वारा किसी को पहली बार फांसी की सजा दी गई हो, तो वो नंद कुमार एक बंगाली ब्राह्मण था, जिसे अगस्त 1775 में फांसी की सजा दी गई। ठीक है, इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग ने कुछ और सुधार किए, जैसे लिखित रिकॉर्ड रखने की परंपरा शुरू की, भारतीयों के परंपरागत न्यायालय बनाए रखे, जहां पर हिंदू और मुस्लिम कानूनों को लागू किया जाता था। हिंदू और मुस्लिम लॉ के हिसाब से ही ये काम करते थे। 1858 तक हिंदू और मुस्लिम कानून ही भारत में न्याय का आधार रहेंगे। उसके बाद आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इन सब का निर्माण किया जाएगा, और वह भी लॉर्ड मैकाले, जो पहले विधि आयोग का अध्यक्ष था, उसकी सिफारिशों के आधार पर। यहां से सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं है।
आज जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है, आज जो भारत में अलग अलग कोर्ट दिखते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बनाए गए हैं। आज का जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो वाकई में सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि उसके आदेश पूरे भारत में मान्य होते हैं, पूरी कंट्री में उसके आदेश मान्य होते हैं। वो भारत शासन अधिनियम 1935 से बनाया गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बनाया गया। इसका नाम था सुप्रीम क्योंकि भारत में उस समय कलकत्ता के मामले ये सुना करता था, कलकत्ता के मामले ये सुना करता था, इसलिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1774। कहाँ बना? कलकत्ता में। पहले प्रधान न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। मदद करने के लिए चैम्बर, लिमिंस्टर और हाइड। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का दौर, और इसने बहुत बड़े बदलाव किए, इसने बहुत सारे चेंजेस किए। और बदलाव किसके थ्रू किए गए? कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस कोड, जो कि 1793 में लाई गई थी, 1793 में लाई गई थी। इसने सर्किट कोर्ट बना दिए, इसने सर्किट कोर्ट का गठन कर दिया। और दूसरा, बहुत सारा डिवीजन किया, जैसे मुंसिफ कोर्ट होते थे, फिर जिला लेवल पर दीवानी अदालत होती थी जो सिविल मामले सुना करते थे, और फौजदारी अदालतें होती थी जो क्रिमिनल मामले सुना करते थे। फिर 4 सर्किट कोर्ट इसने बनाए। उसके ऊपर सबसे ऊपर होती थी सदर दीवानी अदालत, सबसे बड़ा दीवानी अदालत यही था, और सदर निजामत अदालत ये क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था। तो इस तरह से उसने अलग अलग डिवीजन किए, अलग अलग विभाजन किए थे। उसने कुछ और काम भी किए, शक्ति के पृथक्करण पर आधारित और कानून की सर्वोच्चता को लागू किया। कॉर्नवालिस संहिता के तहत राजस्व को नागरिक न्याय प्रशासन से अलग कर दिया। मतलब यह था कि कलेक्टर के पास पहले न्यायिक और राजस्व दोनों अधिकार होते थे। कलेक्टर जज भी होता था और सारे के सारे रेवेन्यू राइट भी होते थे। उसने कलेक्टर से कहा कि तुम रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करो, जज हम किसी और को बना देंगे। आज भी कलेक्टर के पास अर्ध न्यायिक शक्तियां होती हैं, क्वाजी जुडिशियल पावर होती हैं। यही कारण है कि हम उसे डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। लेकिन पहले उसके पास पूरी न्यायिक शक्तियां हुआ करती थी, कंप्लीट जुडिशियल पावर हुआ करती थी। कॉर्नवालिस ने कहा कि तुम राजस्व का काम संभालो, न्याय के लिए हम किसी और व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। ठीक है, यूरोपीय प्रजा और सरकारी प्रजा को भी कोर्ट के क्षेत्र में लाया गया। जिला न्यायालय दीवानी मामलों के लिए, अदालत ए अपील ये प्रांतीय स्तर पर होती थी, सदर दीवानी अदालत जो सबसे ऊपर है, और सदर निश्चित अदालत ये फौजदारी। देखो, दीवानी और फौजदारी, दीवानी का मतलब होता है सिविल मामले, नागरिक मामले, जैसे सक्सेसर या उत्तराधिकार का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, जिन सब में, या आईपीआर का मामला है, ये सारे मामले दीवानी या सिविल कोर्ट में सुने जाते हैं। आज भी भारत में सिविल कोर्ट होते हैं। दूसरी तरफ जहां पर कोई क्राइम कमिट किया जाता है, जैसे किसी की हत्या, चोरी, इन सभी मामलों को फौजदारी अदालत या क्रिमिनल कोर्ट में सुना जाता है। ठीक है, भारत में सबसे बड़े जो न्यायिक सुधार हुए, इंडिया में सबसे बड़े जो जुडिशियल रिफॉर्म हुए, वे पहले विधि आयोग की सिफारिश पर हुए। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बनाया गया, फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया। वहीं 1853 में जॉन रोमिली की अध्यक्षता में दूसरा विधि आयोग बनाया गया। इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन मैकाले की हेडिंग या फिर मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया, और उसने कहा था कि भारत में हमें एक जैसे कानून चलाने चाहिए, इंडिया में हमें एक जैसे लॉ को लागू करना चाहिए। और इसी आधार पर जब भारत में क्राउन का शासन आ गया, 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासनिक अधिकार वापस ले लिए गए, और क्राउन अर्थात ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन संभालना शुरू किया। तब बड़े पैमाने पर उसने भारत की न्याय प्रणाली में बदलाव किए, बड़े स्तर पर इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को उसने चेंज किया। क्या बदलाव किए? सिविल प्रोसीजर कोड, दीवानी नियम संहिता
1859 सिविल प्रोसीजर कोड बनाया गया कि सिविल मामले किस तरह से सुने जाएंगे। फिर इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 1862 में लागू हुई थी। अब आईपीसी का हम यूज नहीं करते। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फौजदारी नियम संहिता। उसके अलावा लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर एविडेंस एक्ट भी बनाया गया जो आज भी भारत में चल रहा है। साक्ष्य अधिनियम बनाया गया जो आज भी भारत में चल रहा है। इन्हीं आधारों पर 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम लाया गया, उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया और इस आधार पर सदर न्यायालयों की समाप्ति कर दी गई। अभी हमने देखा था सदर ए दीवानी, सदर ए फौजदारी, ये ऊंचे स्तर के कोर्ट होते थे। इन दोनों कोर्ट को खत्म कर दिया गया और हाई कोर्ट बनाए गए, उच्च न्यायालय बनाए गए। सर्वोच्च फैसला रानी की अदालत में होता था, अर्थात ब्रिटेन में हुआ करता था, लेकिन भारत में अलग अलग प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इंडिया के अलग अलग प्रोविंस में हाई कोर्ट बनाए गए। 1862 में 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों जगह पर उच्च न्यायालय बनाया गया। तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे ये तीन प्रमुख ब्रिटिश राज्य थे, ये तीन इंपॉर्टेंट ब्रिटिश प्रोविंस थे। तो इन तीनों में 1862 में 1862 में हाई कोर्ट बनाया गया और 3 सालों के बाद अर्थात 1866 में 4 सालों के बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय को बनाया गया। अंततः भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जो आज भारत में सबसे ऊपर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे भारत की जो जुडिशरी है ना वो एकीकृत है, वो यूनिफाइड है, मतलब एक ढांचे में चलती है भारत की जुडिशरी। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, इंडिया में फर्स्ट लॉ कमीशन किसकी चेयरमैनशिप में बनाया गया, तो थॉमस बैबगिंटन मैकाले या टीबी मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। इसी के आधार पर जो भारत में आज एविडेंस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है या भारत में आज के समय, प्यारे दोस्तों, हम आईपीसी तो अब यूज नहीं करते, लेकिन आईपीसी लंबे समय तक हम यूज करते रहे, वो इसी की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। 1860 में था, 62 में लागू हुआ था, 62 में लागू हुआ था। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट बनाए गए और 66 में इलाहाबाद का हाई कोर्ट बनाया गया। प्रश्नों को यहां से इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। कोर्ट कब बना, पहला विधि आयोग कब बना, कॉर्नवालिस कोड कब आया, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कब बनाया गया, कौन उसके पहले न्यायाधीश थे, इस तरह के बेसिक सवाल बनते हैं। कई बार ये सवाल पॉलिटी में पहुंच जाते हैं क्योंकि पॉलिटी में हम अलग अलग अधिनियमों का अध्ययन करते हैं, हम अलग अलग एक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो जब हम अलग अलग एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे भी कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं, वहां से भी कई बार अलग अलग तरह की बातों को पूछ लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी चर्चा। जब भी हम न्याय की बात करेंगे तो कैसे बिना इल्बर्ट बिल के बात खत्म हो सकती है। इल्बर्ट बिल जिसका यूरोपीय विरोध कर रहे थे, भारतीय जिसका समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि नो इंडियन जज फॉर इंग्लिशमैन। कितना बढ़िया हो गया ना। मतलब आज एआई से कुछ जो थोड़ा बहुत मैं मदद ले पाता हूँ वो इमेज बनाने में ले पाता हूँ। अभी भी कंटेंट के लिए तो एआई को काफी काम करना बाकी है, बट इमेजेस बहुत कमाल की बनाता है जेमिनाई। उसको बहुत अच्छा ये पूरा कंटेंट हम डालते हैं और फिर उससे बोलते हैं कि यार इस कंडीशन पे एक इमेज बना के दे दो, वो बहुत अच्छी से एक इमेज बना करके दे देता है। तो कॉपीराइट भी नहीं लगता, कोई इश्यू भी नहीं जाता और अच्छी इमेज बन जाती है जो सेंस बनाती है। इसमें लिखा हुआ है कि देखो इल्बर्ट नाम का एक बिल आया था, यूरोपीय इसका विरोध कर रहे थे और इंडियन जज जो है वो चाह रहे थे कि अंग्रेजों के लिए कोई भी भारतीय जज नहीं होना चाहिए और ये इक्वल जस्टिस की बात हो रही थी। बस यही था इल्बर्ट बिल का विवाद। देखिए एक समिति बनाई गई कॉर्टनी इल्बर्ट की अध्यक्षता में और कॉर्टनी इल्बर्ट की समिति, ये लॉर्ड रिपन के समय की बात है। इस समिति ने सिफारिश की, क्या था कि भारत में
जो भारतीय न्यायाधीश होते थे ना, वो यूरोपियों के मामले नहीं सुन सकते थे। यूरोपियों के लिए यूरोपीय जज ही हुआ करते थे, भारतीय यूरोपीय के मामलों को नहीं सुन सकते थे। इस वजह से प्रशासनिक लागत बढ़ रही थी, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो बढ़ रही थी। तो कॉर्टनी इल्बर्ट ने कहा कि यार जो निचले स्तर के मामले हैं वो भारतीय जज ऑलरेडी हमारे पास हैं, इंडियन जज ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो इन्हीं से बोल दो ये यूरोपियों के मामले भी सुनेंगे। अब जैसे ही ये प्रस्ताव रखा कि जिले के जो भारतीय मजिस्ट्रेट हैं वो यूरोपीय के मामले भी सुनेंगे, यूरोपियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यूरोपीय कह के आ गए व्हाइट मैन्स ऑनर, इस तरह के नारे लगाए गए, व्हाइट मैन ऑनर। कि बताइए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये असभ्य लोग हैं, हम तो इन्हें सभ्य करने आए हैं, हम तो सभ्यता के बहुत बड़े पैमाने पर हैं, हम तो बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, हमारे मामले ये तुच्छ भारतीय कैसे सुन सकते हैं। ईगो हर्ट हो गया भाई, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से ईगो हर्ट हो गया उनका। उन्होंने विरोध कर दिया, महिलाएं पुरुष सभी विरोध करने लगे। वहां अलग ब्रिटिश पार्लियामेंट में हंगामा हो गया, ये कैसा नियम बना रहे हैं। तो अंततः रिपन को यह फैसला वापस लेना पड़ा और कुछ समय के बाद रिपन ने अपना त्यागपत्र दे दिया। पर इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी से ना एक बहुत बड़ी बात भारतीयों के सामने आ गई। कई भारतीय ये मानते थे कि ब्रिटेन का शासन भारत के लिए अच्छा है। यही एक कारण रहा कि 1857 की क्रांति जब हम पढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे कि भारतीयों ने, जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग था, जो इंडिया का एजुकेटेड क्लास था, उसने हेल्प नहीं किया, उसने सपोर्ट नहीं किया 1857 की क्रांति को, क्योंकि वे ये मानते थे कि ब्रिटेन का शासन भारत के लिए अच्छा है, यही भारत से असमानता को मिटा सकता है। लेकिन इस विवाद ने उन बुद्धिजीवियों की नींद को तोड़ा कि चाहे कुछ हो जाए, कभी भी ये भारतीयों को अपने बराबर का दर्जा नहीं देंगे। दूसरी ओर सिविल सेवा का मामला चल ही रहा था। लॉर्ड लिटन ने 19 साल आयु कर दी थी। बहुत लंबे समय से सुरेंद्र नाथ बनर्जी आंदोलन चला रहे थे। वहां भी समझ में आ रहा था कि भारतीयों को कभी भी वो दर्जा नहीं मिलेगा जो ब्रिटेन के लोगों को मिलता है। सेना में भी ऐसा ही व्यवहार होता था, कभी भी भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे। आपने अगर RRR फिल्म देखी हो तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है रामचरण को उच्च पद प्राप्त करने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत, तब जाके वो उतने बड़े पद पे पहुंच पाता है। अपनी लॉयल्टी को बार बार प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसने भारतीयों की नींद को जगाया कि हम कुछ कर लें, ये हमें समान दर्जा नहीं देंगे, इक्वल स्टेटस नहीं देंगे। तो इसने बहुत मदद की, चाहे वो कांग्रेस की स्थापना हो, कांग्रेस के अर्ली ऑब्जेक्टिव्स को तय करना हो, इन सब में बहुत मदद की। तो इल्बर्ट बिल का विवाद पूछा जाता है किसके समय हुआ, लॉर्ड रिपन के समय। किस चीज से जुड़ा हुआ था? न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। ये पास नहीं हो सका, अल्टीमेटली ये पास नहीं हो पाया प्यारे दोस्तों। तो ये न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातें थी, ये जुडिशियल सिस्टम के इंपॉर्टेंट बातें थी। तो हमने न्याय व्यवस्था भी कंप्लीट कर ली। अब थोड़ी सी चर्चा हम सैन्य व्यवस्था के बारे में करेंगे। एक बार ध्यान से ये देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं सैन्य प्रशासन के बारे में। सैन्य व्यवस्था दो तरीके से बटी हुई है, दो तरह से हम इनकी चीजों को समझ सकते हैं। एक 1857 से पहले, बिफोर 1857, और एक 1857 के बाद, आफ्टर 1857। 1857 के पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय सैनिकों पर बहुत भरोसा किया करती थी। इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीय सैनिकों पर बहुत भरोसा था। लेकिन 1857 की क्रांति में बंगाल और अवध के सैनिकों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो इसके बाद उन्होंने अपनी नीति को बदल दिया, अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। दूसरी बात यह है, चाहे 1857 से पहले हो या 1857 से बाद में हो, ब्रिटिश सैनिक नीति नस्लवाद पर आधारित थी।
रेशियल सुपीरियरिटी पर डिपेंड करती थी। भारतीयों को बहुत ही बुरी कंडीशंस में रखा जाता था। हर जगह भारतीय सैनिकों को आगे कर दिया जाता था। विश्व युद्ध में भी भारतीय सैनिक मारे गए। बहुत ही बुरी स्थितियां, सेम रैंक होने के बाद भी बहुत कम वेतन और सम्मान तो भूल ही जाइए। तो नस्लवाद का हमेशा प्रभाव रहा है, इसलिए कभी भी ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय सैनिक खुश नहीं रहे। ठीक है, 1857 से पहले उनका भरोसा था और भारतीय ब्रिटिश सेना का जनक जो माना जाता है वो मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को माना जाता है। मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को भारतीय ब्रिटिश सेना का जनक माना जाता है क्योंकि स्ट्रेंजर लॉरेंस ने भारतीय सेना का आधुनिकीकरण किया था, मॉडर्नाइजेशन किया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी का। इसके बाद 1857 के बाद जब क्रांति हो गई तो भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी लाई गई और यूरोपियों की संख्या को बढ़ाया गया। जैसे बंगाल वाले क्षेत्र में अगर 3 सैनिक हैं तो 3 में से 2 भारतीय सैनिक होते थे और 1 यूरोपीय सैनिक होते थे। लेकिन मद्रास और बंबई जहां पर क्रांति नहीं हुई थी, जहां पर रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, वहां 7 सैनिकों में 5 भारतीय सैनिक और 2 यूरोपीय सैनिक होते थे। इसके बाद बड़े पैमाने पर गोरखाओं को नियुक्त किया गया, पठानों को भी नियुक्त किया भारतीय सेना में और अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई। तोपखाने पर किसी भी भारतीय को नहीं रखा जाता था। जो तोपखाना होता था वो पूरी तरीके से यूरोपियों के नियंत्रण में होता था। भारतीय सेना में जाति, नस्ल और क्षेत्रवाद का आरंभ, जाति के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई, क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई और नस्ल के आधार तक अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई। द इंपीरियल कैडेट कोर 1901 में लॉर्ड कर्जन ने देहरादून में इंपीरियल कैडेट कोर बनाया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इंपीरियल कैडेट कोर किसने बनाया? लॉर्ड कर्जन ने। कब बनाया? 1901। कहां बनाया? देहरादून में। यहां भारतीय राजकुमारों और उच्च कुल के लोगों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। क्यों? ताकि ब्रिटेन को प्रिंसली स्टेट की सहायता मिल सके, ताकि ब्रिटेन को देसी रजवाड़ों की मदद मिल सके। तो देसी रजवाड़ों के राजकुमारों को ट्रेंड करने के लिए, उच्च कुल के लोगों को सेना में ट्रेंड करने के लिए द इंपीरियल कैडेट कोर बनाई गई थी 1901 में कर्जन ने देहरादून में। फिर किचनर टेस्ट 1902 में लॉर्ड किचनर ने प्रेसिडेंसी आर्मी समाप्त करके यूनिफाइड आर्मी बनाई और सदर्न और नदर्न कमांड बनाया। अब ये किचनर टेस्ट क्या था या किचनर रिफॉर्म क्या था जो कि लॉर्ड किचनर लेके आया था? एक्चुअल में पहले क्या होता था कि बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना अलग है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सेना अलग है, मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना अलग है। इसने कहा कि यार इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें सेना में एक सिंगल इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा ताकि हम पूरी सेना को यूनिफाइड कर सके जैसा कि ब्रिटेन में है। तो इसने भारत में प्रेसिडेंसी सेनाओं को समाप्त कर दिया और केंद्र सरकार के तहत एक पूरी सेना को लेकर के आया, जो आज भी भारत में आप देखिए राज्यों के पास सेना नहीं होती। सेना पर पूरी तरीके से रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण होता है और उन्हीं के अंडर में एकीकृत या इंटीग्रेटेड कमांड को फॉलो करते हुए सेना आगे बढ़ती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, कुछ आयोग हैं और आयोग से सवाल हमेशा ऐसे ही आते हैं, आयोग का नाम और किससे जुड़ा हुआ था। तो अब तक हमने एचिसन आयोग पढ़ा, ली आयोग पढ़ा, इस्लिंगटन आयोग पढ़ा। ये सारे के सारे आयोग किससे से जुड़े हुए थे? सिविल सेवा से। हमने फ्रेजर कमीशन की बात की, वो किससे जुड़ा हुआ था? पुलिस सेवा से। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आयोग में जनरल जोनाथन पील आयोग, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पील आयोग किससे जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। भारतीय सैनिकों को कम पद दो 1860 में। एशर कमीशन, यह भी पूछा जाता है। फिर स्किन कमीशन या इसी को सैंड हस्टर कमीशन भी कहा जाता है, सैंड हस्टर कमीशन, गैरन कमीशन और चैटफील्ड। चैटफील्ड रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था कि चैटफील्ड कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, तो यह भी सेना से ही जुड़ा हुआ है। पील आयोग,
चैटफील्ड आयोग, सैंडहर्स्ट कमीशन, गैरन कमीशन, ये सब सेना से जुड़े हुए आयोग हैं। ये सारे मिलिट्री से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, ध्यान से एक बार इन्हें पढ़ लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, तो अब हम आखिरी टॉपिक की तरफ चलेंगे और यह है स्थानीय शासन अर्थात लोकल गवर्नेंस। हमें बुनियादी तथ्य देखने हैं कि कैसे भारत में लोकल गवर्नेंस आगे बढ़ता है आधुनिक समय में, क्योंकि भारत में लोकल गवर्नेंस बहुत पहले से रहा है। हम जानते थे कि चोलों के समय भी हमने देखा था कि ग्रामीण स्वशासन उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में 1857 से पहले 1687 में अर्थात 1687 में मद्रास को नगर निगम बनाया गया। ये भारत का पहला नगर निगम था, ये हमने पहले भी चर्चा की है। 1726 में कोलकाता और मुंबई को नगर निगम बनाया गया। 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा स्थानीय निकायों को वैधानिक मान्यता दी गई और 1842 में नगर पालिकाओं को अप्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार दिया गया। लेकिन इस समय बहुत ही सीमित अधिकार, इवन आज भी स्थानीय निकायों के पास बहुत सारे अधिकार नहीं होते, लोकल गवर्नेंस बॉडीज के पास बहुत सारे राइट नहीं होते, बहुत ही सीमित अधिकार इनके पास होते हैं, बहुत ही लिमिटेड राइट इनके पास होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि 1870 में लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रस्ताव लाते हैं। लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रस्ताव को पेश किया, अर्थात फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन रेवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव लाया गया था। तो लॉर्ड मेयो 1870 में 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव लेकर के आए थे। इसमें यह भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत लाया गया था। केंद्र से प्रांतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई। प्रांतों को अपने व्यय और आय का लेखा जोखा रखना अनिवार्य किया गया। प्रांतों को निम्न कार्यों का उत्तरदायित्व दिया गया: पुलिस, जेल, सड़क, जन स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय कार्य। 1871 का बंगाल जिला बोर्ड उपकर अधिनियम एक ऐसा कानून था जो बंगाल में स्थानीय सड़कों और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए उपकर लगाने की अनुमति देता था। इसके बाद वास्तव में जो भारत में लोकल गवर्नेंस का विकास हुआ है, इंडिया में सेल्फ गवर्नेंस का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो लॉर्ड रिपन के समय हुआ है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया कहा जाता है। 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पेश किया था। सेल्फ गवर्नेंस रेजोल्यूशन रिपन लेकर के आए थे, जिसमें स्थानीय निकायों को स्वायत्तता प्रदान करने की बात, स्थानीय निकायों को कर लगाने की बात, बजट प्रबंधन करने की बात, भारतीय प्रतिनिधियों को बढ़ाने की बात। भारत में इस पूरे के पूरे रिपन के प्रस्ताव को मदर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया और 1892 में लोकल सेल्फ गवर्नेंट अधिनियम भी पारित किया गया, जो बहुत हद तक रिपन की सिफारिशों पर आधारित था। आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा कि किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरणीय विषय बना दिया गया। मतलब यह हुआ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लोकल गवर्नेंस की पावर दे दी गई, वित्त अभी भी अधिकार नहीं दिए गए। 1930 में साइमन कमीशन ने इस व्यवस्था को बुरा बताया और दोबारा से सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की बात कही। भारत शासन अधिनियम 1935 ने लोकल गवर्नेंस स्थानीय निकायों के कार्य में वृद्धि की, परंतु कर व्यवस्था और वित्तीय अधिकार नहीं दिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी के अंतर्गत लोकल गवर्नेंस या स्थानीय स्वशासन को रखा गया। हालांकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में पंचायत और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया।
तो यही थी भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां। देखिए साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर इसलिए हो गया क्योंकि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसे हमने 1 घंटे में गैदर किया है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कल किसान आंदोलनों के बारे में, पीजेंट रिवोल्ट्स के बारे में। तो कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।